Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 4 from your English literature Hornbills class 11th NCERT. The name of the chapter is Landscape of the Soul, written by Nathalie Trauroy. So students, I will explain this chapter in two different videos. So this is my first video and I am going to translate the whole chapter from English to Hindi. So our translation starts from here. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. एक बहुत ही शानदार पुरानी कहानी एक 8वीं सदी में रहने वाला एक पेंटर था जिसका नाम वू डाउजी था। ये एक चाइना की कथा है, चाइनीज़ लीजेंड में से लिया गया है कि 8वीं शताब्दी में एक वू डाउजी नाम का एक पेंटर हुआ करता था। उसके बारे में एक ये अद्भुत कहानी थी। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। वो जो पेंटर था वू डाउजी, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, आखिरी पेंटिंग, टैंग का जो एम्परर था, टैंग नाम की जगह का जो शासक था, उसका नाम था जुआनजोंग। वो शासक ने उसको आदेश दिया था एक पेंटिंग बनाने के लिए, उस पेंटर वू डाउजी को। तो उसने एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाई थी। लैंडस्केप माने प्राकृतिक भूदृश्य, जहाँ ज़मीनी मैदान हो, हरी हरी घास हो, पेड़ पौधे हों, पर्वत हों, झरने हों, इस तरह का जो प्राकृतिक दृश्य होता है, भूदृश्य, वो लैंडस्केप की पेंटिंग का आदेश दिया था एम्परर जुआनजोंग ने। तो वो उसकी लास्ट पेंटिंग थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। और वो जो पेंटर था, उस महारथी ने उस पेंटिंग को पैलेस, राजा ने उसको आदेश दिया था कि पैलेस की, राजा का जो पैलेस था, महल था, महल की दीवार पे सजाने के लिए वो पेंटिंग, लैंडस्केप की पेंटिंग बनाने के लिए राजा ने आदेश दिया था। उसने वो पेंटिंग बनाकर दीवार पर लगाई, सजाई, लेकिन उसको एक पर्दे से ढका जिससे कि वो पेंटिंग सिर्फ राजा देख सकता था, सिर्फ राजा देखे और कोई ना देखे। फॉर अ लॉन्ग वाइल the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. काफ़ी कुछ समय तक तो क्या हुआ कि वो राजा उस पेंटिंग को देखता था और उसकी बहुत ज़्यादा, उसकी जो है प्रशंसा करता था। उस पेंटिंग में जो है घने घने जंगलों की और ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, पर्वतों से बह के आते हुए झरने, अपार असीम आसमान में मंडराते हुए बादलों को देखकर, और पर्वतीय रास्तों पर आते जाते आदमी लोग, और आसमान में झुंड में उड़ते हुए पक्षी, इन्हें देखकर राजा कुछ समय तक तो उसकी तारीफ़ करता रहा। लुक सायर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। पेंटर ने राजा से बोला कि देखिए महाराज, ये जो पर्वत है, इस पर्वत के जो पैर हैं, यानी कि जड़ें, जहाँ पर्वत नीचे आके उसकी जो ज़मीन पे जड़ें होती हैं, वहाँ पर एक गुफ़ा में, उसने बोला कि देखिए महाराज, इस गुफ़ा में एक जो है कौन रहता था, स्पिरिट, एक आत्मा रहती थी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। पेंटर ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाईं और वो पेंटिंग में जो माउंटेन के फुट हिल्स पर, यानी पर्वत की जो तलहटी में, पैरों या जड़ की जगह पे जो गुफ़ा थी, उस गुफ़ा का दरवाज़ा खुल गया पेंटर के ताली बजाने पर। द इनसाइड इज़ स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। और गुफ़ा के अंदर का दृश्य बहुत ही शानदार था, इतना शानदार कि शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे।
कहता है कि आइए महाराज, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि अंदर गुफा में कैसे जाना है। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। पेंटर जो है वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर पेंटर जो है प्रवेश कर गया और जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसा तो इससे पहले कि राजा कुछ सोच पाता, समझ पाता या अपने मुंह से कोई शब्द निकाल पाता, उसके घुसते ही, पेंटर के अंदर घुसते ही पीछे से गुफा की जो दीवार है वो बंद हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस, और आगे है सॉरी, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और जैसे ही उस पेंटिंग में गुफा में वो घुसा था पेंटर, उसके घुसते ही पीछे गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। और क्या हुआ कि दरवाज़ा बंद होते ही वो जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग भी अपनी जगह से वैनिश हो गई, गायब हो गई, लुप्त हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद वुड हाउसी पेंटर ने जो पेंटिंग की थी उसके ब्रश का एक निशान भी बाकी नहीं रहा था और उस दिन के बाद से उस पेंटर को इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन। तो कह रहे हैं कि ऐसी कहानियाँ जो हैं चीन की जो है पारंपरिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. तो कह रहे हैं कि कन्फ्यूशियस और जुआंगजी नाम के जो लेखक रहे, उनकी किताबें इस तरह की कहानियों से पूरी तरह से भरी हुई हैं, जो कहानियाँ किसी गुरु को अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. अब इस दंत कथा से परे हटकर, इस दंत कथा से हटकर ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत गहराई से उस भावना को उजागर करती हैं या प्रकट करती हैं जिसमें कला को समझा जाता है। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings. तो लेखक आगे कह रहा है कि इस कहानी को या ऐसी ही किसी अन्य प्रसिद्ध कहानी की पेंटर के बारे में, लेखक कह रहा है कि पेंटर के बारे में ये कहानी या ऐसी ही कोई और अन्य प्रसिद्ध कहानी पेंटर के बारे में, इसकी तुलना आप और वो पेंटर जिसने, देखिए मैं दोबारा से इसको बता दूं, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन टिपिकल है कि इस कहानी की तुलना कीजिए या फिर किसी अन्य प्रसिद्ध कहानी की तुलना कीजिए एक ऐसे पेंटर के बारे में कहानी जिसने कि एक ड्रैगन, एक कोई दैत्य या पिशाच की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उस पेंटर ने उस पिशाच की पेंटिंग तो बनाई लेकिन उसकी आँख नहीं बनाई। आँख इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसे डर था कि शायद उसकी आँख उसने बना दी और वो आँख खुल गई तो वो कहीं पेंटिंग से उड़कर चला ना जाए। तो ऐसे पेंटर के बारे में कहानी या फिर ये कहानी जो वुड हाउसी के बारे में थी, इसकी तुलना आप किसी लेखक कह रहा है कि मेरे स्वदेशी, मेरे जन्मभूमि स्थान फ्लैंडर्स की किसी पुरानी कहानी से तुलना कीजिए जो कि पश्चिमी पेंटिंग की सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली पेंटिंग हो, ये लेखक कह रहा है। अब आगे, इन 15th century एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। कह रहे हैं 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम की जगह पर एक जो है लोहार, एक बड़ा ही धुरंधर या अपने काम में बहुत एक्सपर्ट एक लोहार हुआ करता था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस।
उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। मैट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। ये लाइन रिपीट कर गया मैं कि वो जो लोहार था क्विंटन मैट्सिस, उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। पेंटर जो है वो ऐसे व्यक्ति को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला था जो कि ऐसे लोहार जैसे काम के प्रोफेशन में था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। तो क्विंटन ने क्या किया, जो लोहार था वो चुपके से पेंटर के स्टूडियो में घुसा और पेंटर का जो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम जो पेंटिंग के लिए जो पटल बनाया हुआ था उस पर उसने एक मक्खी, एक फ्लाई जो होती है मक्खी की पेंटिंग कर दी और इतनी गज़ब की, इतनी ओरिजिनल पेंटिंग करी कि वो मक्खी असली जैसी लग रही थी। और जब पेंटर आया और उस अपने कैनवास पर, उस पेटल पर कुछ पेंटिंग बनाना चाहा तो उसने सोचा कि ये शायद मक्खी बैठी है और उसने इसको ऐसे हट करके उड़ाने की कोशिश करी। तब उसको समझ में आया कि ये तो एक्चुअल वास्तविकता में कोई मक्खी है ही नहीं, ये तो पेंटिंग करी हुई है। और उसे पता चला कि ये उस लोहार क्विंटन मैट्सिस ने इतनी गजब की पेंटिंग करी है। तो आगे क्या हुआ, क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो क्विंटन को तत्काल ही उस पेंटर के द्वारा अपने स्टूडियो में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र के रूप में शामिल कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। फिर उस पेंटर ने अपनी प्रेमिका यानी उस पेंटर की बेटी से शादी कर ली और आगे जाकर फिर वो अपने समय का एक बहुत ही महानतम पेंटर्स में से एक बना, वो लोहार। आगे क्या है, दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो ये दो कहानियाँ ये प्रदर्शित करती हैं कि कला की हर एक अवस्था क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो यूरोप में एक पूरी तरह से पूर्ण भ्रांतिपूर्ण समानता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और एशिया में क्या आंतरिक जीवन और जो भावना है उसके सत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कला। आगे इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे है, इन द चाइनीज़ स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइना की जो कहानी थी उसमें राजा ने एक पेंटिंग का आदेश दिया था और उसकी बाहरी जो उसका दृश्य था उसकी वो प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट उसको अपने काम का जो सच्चा आशय या अर्थ होता है वो उसको उजागर करता है, समझाता है राजा को। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वेज विद इन। एक राजा जो है वो अपने द्वारा जीते गए रियासत पर कब्जा कर सकता है, उस पर शासन कर सकता है, लेकिन एक कलाकार ही उसमें अंदर का भीतरी मार्ग दिखा सकता है। लेट मी शो द वे द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो कह रहे हैं कि लेट मी शो द वे या फिर डाओ, ये जो शब्द है इसके दोनों ही मतलब होते हैं। एक तो अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, मार्ग या विधि, और दूसरा अर्थ होता है कि इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी लीला, ये अर्थ होता है। लेट मी शो द वे और जो डाओ शब्द है इनका अर्थ होता है कि रास्ता या मार्ग या फिर तरीका और या फिर ब्रह्मांड की जो रहस्यमयी लीला है वो। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। तो पेंटिंग तो अब वो नहीं रही, लेकिन आर्टिस्ट जो है, कलाकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका था बिना किसी भौतिक अनुपस्थिति के बिना।
या किसी भौतिक जो उपस्थिति है, भौतिक उपस्थिति है, उससे परे हटकर लेखक जो है या सॉरी आर्टिस्ट जो है, पेंटर जो है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका था। आगे है, अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। तो कह रहे हैं कि चाइना की जो पारंपरिक लैंडस्केप की पेंटिंग है, चाइना की पारंपरिक प्राकृतिक भूदृश्य की जो पेंटिंग है, वो एक वास्तविक दृश्य उपस्थित करना उसका कार्य नहीं होता। जैसा कि पश्चिमी जो पेंटिंग्स होती हैं, प्रतीकात्मक पेंटिंग होती हैं, उनका होता है, उस तरह चाइना का की जो पेंटिंग होती है उसका क्या है कि चाइना की जो लैंडस्केप की पेंटिंग्स होती हैं, वो कोई दृश्य जैसा है उसको वैसा का वैसा दिखाना, वो उनका आशय नहीं होता है, जैसा कि वेस्टर्न प्रतीकात्मक पेंटिंग्स का होता है। ठीक है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो कह रहे हैं कि चाइना का जो लेखक है, सॉरी लेखक नहीं, पेंटर, चाइना का जो पेंटर है वो किसी एक अकेले दृष्टिकोण को नहीं चुनता, जैसा कि यूरोपियन पेंटर करता है। यूरोप के जो पेंटर होते हैं वो असल में ये चाहते हैं देखने वालों से कि देखने वाला उस पेंटर की आँखों से, माने देखने वाला पेंटर की आँखें ले ले, यानी कि पेंटर किसी दृश्य को जिस एंगल से देखता है, जिस दृष्टिकोण से देखता है, मतलब यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं कि यूरोपियन पेंटर अपनी पेंटिंग को जिस एंगल से या जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं या जिस विचारधारा या जिस व्यू से वो देख रहे हैं, तो वो यूरोपियन पेंटर चाहते हैं कि और दूसरा देखने वाला भी जिस एंगल या जिस दृष्टिकोण से मैं पेंटिंग को देख रहा हूँ वैसे ही वो उसे देखे या समझे, यानी मेरी आंखों से देखे। जबकि चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं करता। चाइनीज़ पेंटर कोई एक अकेला मंतव्य या एक अकेला दृष्टिकोण नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट। तो कह रहे हैं कि चाइना का जो पेंटर होता है उसकी जो प्राकृतिक भूदृश्य की पेंटिंग होती है वो एक वास्तविक भूदृश्य नहीं होता है, और आप उसकी पेंटिंग में कहीं से भी किसी भी एंगल से किसी भी जगह से आप उसकी पेंटिंग में प्रवेश कर सकते हैं। उसमें यहाँ वहाँ घूमकर आप उसको ट्रैवल कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, वो आपकी आँखों के लिए एक पाथ, एक रास्ता निर्मित करता है कि आपकी आँखें उस पेंटिंग में ऊपर नीचे यहाँ वहाँ चारों तरफ घूम सकें, यात्रा कर सकें, फिर वापस आराम से लौटकर आ सकें। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। तो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो होता है, यानी कि एक समानांतर नीचे बिछी हुई शीट पर करी हुई पेंटिंग जो कि गोल रोल करके रखी हो और जिसे अनरोल करके खोलते जा रहे हो, तो अपन उसको खोलते जा रहे हैं और लिपटे हुए भाग को अपन रोल कर करके खोलते जा रहे हैं, और जितना भाग खुलता जा रहा है उस पर पेंटिंग दिखती जा रही है। तो इस टाइप की पेंटिंग जो कि समानांतर लंबी शीट पर बनी है और रोल करके स्क्रॉल करके रखी हुई है, उस पेंटिंग को जब हम खोलते हैं, ऐसी पेंटिंग को जब हम खोलते हैं तो उसमें हमको क्या होता है कि धीरे धीरे किसी एक भाग का एक्शन, किसी एक भाग के दृश्य और उसके एक्शन दिखाई देते हैं। फिर उसको रोल करते करते ऊपर की ओर ले जाते हैं तो कोई दूसरा भाग, पेंटिंग का कोई दूसरा भाग या दूसरे दृश्य या दूसरे एक्शन दिखाई देते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग में ये बात ज़्यादा सत्य है, और इस तरह की पेंटिंग जो है वो समय के एक ऐसे पहलू को भी जोड़ती हैं जो कि पेंटिंग की किसी दूसरी अवस्था में जाना नहीं जाता है।
It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. तो कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाली पेंटिंग है जिसको धीरे धीरे खोलते जाओ और थोड़ा थोड़ा जितना खोलते जा रहे हैं उतना दृश्य दिखता जा रहा है और आगे और रोल करके खोलते जा रहे हैं तो आगे का और दिखता जा रहा है। तो कह रहे हैं इस टाइप की जो पेंटिंग है वो एक सक्रिय भागीदारी चाहती है। इस पेंटिंग में आवश्यकता होती है कि देखने वाले की सक्रिय भागीदारी है और वो देखने वाला ये डिसाइड करेगा कि स्क्रॉल किस स्पीड से खोला जा रहा है और दृश्य किस स्पीड से हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, तो उसको किस गति से उन दृश्यों को देखना है और समझना है। और इसमें जो है देखने वाले का पार्टिसिपेशन, उसकी सहभागिता होनी चाहिए और ऐसी सहभागिता होनी चाहिए जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। चाइना का जो पेंटर है वो नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार ले लें, यानी कि चाइना का जो पेंटर है वो जिस तरह से पेंटिंग को देख रहा है आप उसके दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से पेंटिंग को देखें। चाइना का पेंटर ऐसे नहीं चाहता। चाइना का पेंटर चाहता है कि आप जो है उसके मन में प्रवेश करें कि पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई है तो पेंटिंग बनाते समय उसने उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और उसके मन में क्या चल रहा होगा जब उसने इस पेंटिंग को बनाया, तो क्या सोचकर उसने इस पेंटिंग को बनाया या पेंटिंग में जो चीज़ें हैं उनका आशय क्या है, तो पेंटर के मन में क्या चल रहा है। चाइना का पेंटर चाहता है कि आप उसके मन में उतरें, उसकी पेंटिंग को देखने और समझने के लिए उसके पेंटर के मन में उतरें, ये चाइना का पेंटर चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। तो प्राकृतिक भूदृश्य जो है ये एक आंतरिक चीज़ है और कैसी है, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और ये एक आध्यात्मिक और वैचारिक अंतराल है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके आगे का जो पार्ट है आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, if you like my videos, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.